हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले ये बता दें कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को कंप्लीट किया है। हम शुरू से लेकर इसको चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देख लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए शुरू करेंगे। पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। संघीय कार्यपालिका के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं, ये नाममात्र के प्रमुख होते हैं। और संघीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है। चलिए विस्तार से पढ़ेंगे इसको। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और वास्तविक जो शक्ति होती है यानी वास्तविक जो प्रमुख बनते हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। सारी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होती है, निहित होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे राष्ट्रपति किस तरह से कार्यपालिका के प्रमुख है। तो नाम मात्र हैं, वास्तविक हैं। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति नाम मात्र हैं जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, इसका भी रिवीजन करते चलिए। संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 क्या बताता है हमें? अनुच्छेद 52 में बताया जाता है कि हमारे राष्ट्रपति का पद होगा, यानी अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो भी कर्तव्य होंगे उनको सूचित करेंगे प्रधानमंत्री। किनको? राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जब अनुच्छेद 52 में हमने देखा कि राष्ट्रपति होंगे भारत में तो उनकी कुछ शक्तियां भी दी गई होंगी। तो अगला अनुच्छेद जिसका नंबर है 53 एक कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अब उनकी शक्ति की बात हो रही है कि उनकी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होंगी और वे इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। जितनी भी कार्यवाही होती हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारी कार्यवाही कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। योग्यता की बात करेंगे। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण मिलता है। मतलब राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए व्यक्ति के अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये जानना जरूरी है ना। क्या पता भविष्य में आप भी राष्ट्रपति बन जाएं। तो वह भारत का नागरिक हो। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए वो सबसे पहली बात है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो यानी कोई भी सरकारी जॉब में नहीं हो। लेकिन अगर कोई मंत्री है तो लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारत का नागरिक नहीं हो। 3-4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का कौन सी नहीं है, इसको चुनना है। ऑप्शन में दे देता है वह भारत का जन्म से नागरिक हो, तो इसमें कहीं भी जन्म से की बात नहीं की गई है, सिर्फ बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को नागरिकता जन्म से भी प्राप्त होती है और बाद में पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण के द्वारा भी उसको मिल जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, वे सिर्फ भारत का नागरिक हो लेकिन जन्म से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। अभी बताया लाभ का पद नहीं धारण करता हो यानी किसी भी सरकारी जॉब के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और जितने भी मंत्री होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, भले उनकी सैलरी कितनी भी हो।
उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, यही उनका निर्वाचक मंडल होता है अनुच्छेद 54 के तहत। इसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के कैसे निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। तो याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित, सभी नहीं, मनोनीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य इनमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों, जितने भी राज्य हैं उनके यथास्थिति संघ राज्यों की, यानी जिस भी संघ राज्य में विधानसभा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से ऐसे संघ राज्य यूटीज हैं जिनकी विधानसभा हैं। संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर से देख लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे इनकी पदावधि के बारे में, मतलब ये कितने साल तक अपनी पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, यानी कि वो 5 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अगर 5 साल उनके पूरे हो गए, उसके बाद भी वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं, यानी निर्वाचित होकर नहीं आ जाते हैं। तो 5 साल की समाप्ति के बाद भी उत्तराधिकार के आने तक वे पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना है। शपथ की बात करेंगे। अनुच्छेद 60 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी जगह पर उस सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी बड़े वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे बड़े होंगे, उनके द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अपने जो शपथ लेते हैं क्या वे संविधान की 3री अनुसूची में शामिल है कि नहीं। तो याद रखना 3री अनुसूची में इनकी शपथ नहीं है, क्योंकि इनके शपथ के लिए अनुच्छेद 60 पहले से ही दिया गया है। इनके वेतन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, 5 लाख रुपए होता है। महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग हमने कहाँ से लिया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उसके आधार पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और एक बात और याद रखना है, कहीं पर भी संविधान में महाभियोग किसी और के लिए बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। बहुत जगह क्वेश्चन दे देता है कि कैग हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन पर भी महाभियोग लगाया जाता है। बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो गलत है। उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, उनके ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है, यानी जो 2/3 बहुमत पास के द्वारा उनको भी हटाया जाता है और इनको भी ऐसे ही हटाया जाता है। लेकिन इनके लिए एक शब्द दिया गया है महाभियोग, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, याद रखना। फिर से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61(1) के तहत। आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे इसको पढ़ने के बाद में तो आपको देखिएगा कितना यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन बना है यहाँ से, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल पर लगातार, कोई इसमें ब्रेक नहीं था बीच में, लगातार दूसरी बार अपने पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या है। यहाँ से अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनता है। देखेंगे, पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका टाइम पीरियड था। दूसरे राष्ट्रपति बने हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन तीसरे बने, इनका टाइम देखते चलिएगा। चौथे बने बीवी गिरी और पांचवें बने थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। पूछा जाता है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन। अब तो क्या हो गया, एग्जाम का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है, तो दूसरा भी पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखिएगा दूसरे का नाम भी फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, 1974 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे ये राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। जुलाई 1977 से 1982 इनका टाइम पीरियड था। ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर के थे। आर नारायण, APJ अब्दुल कलाम, इनका टाइम भी पूछा जाता है। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 13वें बने प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद और 15वें कौन है हमारी राष्ट्रपति, आप लोग जानते हैं, नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। BV गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, यानी 2 बार मत की गणना कब किसके समय हुई थी, BV गिरी के निर्वाचन के समय। अभी मैंने बताया था नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यहाँ से PCS में भी क्वेश्चन बना है कि भारत के निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहली जनजातीय राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और उनकी शक्तियाँ। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का हमारे राष्ट्रपति का कैसे अधिकार है, ये विधायी अधिकार। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। याद रखना है, लोकसभा के स्पीकर इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे लोग जानते हैं कि बुलाते राष्ट्रपति हैं तो वही अध्यक्षता करते हैं, नहीं, लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक जब तक राष्ट्रपति अपना अनुमोदन नहीं देंगे तब तक वे कानून नहीं बनेगा। कहने का मतलब यही है कि संसद के द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। बताइएगा, हमने 12 सदस्यों को जो राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया है, पिछली क्लासेस में बताया है, पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ा तो अपनी कॉपी उठाइए, उसमें एक बार देखिए, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अध्यादेश की शक्ति पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, 1, 2, 3, मतलब हमारे संघ में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन होते हैं संसद में, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर ही संसद बनती है। तो इन तीनों की शक्ति किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है राष्ट्रपति। तो याद रख लीजिएगा, 1, 2, 3 सिर्फ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 213 के तहत इनको राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, कितने, 6 सप्ताह, सप्ताह को याद रखिएगा, यहाँ पे 6 महीने भी दिया जाता है तो इसी से कन्फ्यूज़न बढ़ता है। 6 सप्ताह के अंदर ही संसद के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। और संसद के अनुमोदन मिलने के बाद में जो अध्यादेश था वो 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्वेश्चन बनता है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्षमादान की शक्ति कहता है कि अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार एवं विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। पूछता है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी है, तो न्यायिक है। जान ही रहे हैं, जब इनको दंड को कम कर रहा है तो न्यायिक अधिकार इनको प्राप्त हैं। आगे चलते हैं। क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती। कहने का मतलब, अगर आपने एक बार कोई भी क्षमादान की याचिका दाखिल की राष्ट्रपति के पास और उन्होंने उसको रद्द कर दिया, तो वही याचिका फिर से दोबारा बार दाखिल नहीं की जा सकती। आपातकालीन शक्तियाँ पिछली क्लास में बताया था, अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति उनको निलंबित कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार है। कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट रखिएगा, पूछता है यहाँ से। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर है तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगाया जाता है। ऑप्शन में रहता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति। इस पर रहेगा कौन सा इसमें से नहीं है, तो याद रखना आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह पर हम लोग क्या लेके आ गए, सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाता था और आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं थी। इंदिरा गांधी सरकार में क्या होता था, जब मन चाहता था तब वो क्या करती थी, आपातकाल के लिए घोषणा करती थी। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह लाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाते हैं। एक तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तब 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और दूसरा इस आधार पर लगाया जाता है कि संघ ने अगर कोई कानून बनाया और राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या असमर्थ हैं, असफल हो गए हैं, तब भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 365 के तहत लगाया जाता है। जब अगर संघ ने कोई कानून बनाया तो राज्य उसको करने में असमर्थ है तो 365 के अंतर्गत लगता है। 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला है वित्तीय आपात, 360 के अंतर्गत है। वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि अब तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, और राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में लगा था, 1971 और 1975 में भी लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में हुई थी, जब भारत और चीन के इस चमगादड़ के साथ में युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के साथ में युद्ध हुआ था, 362 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। परामर्श की इनकी शक्ति देखेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति है, लेकिन वे उसको सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बना है कि राष्ट्रपति की परामर्शीय शक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते चलिएगा। जब आप अपना रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, आपके दिमाग में सेट होता जाएगा और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन अच्छे से बन पाएंगे। बाय।